उनसे है ना साहिबा, आप पहले तो वो मेरी गाड़ी शाड़ी ये वो चीजें ले गया था ना। नहीं करें बाखुदा अल्लाह की कसम, घर का सामान, शूटिंग की विगें, साड़ियाँ। किस टाइप की शख्स थे यार वाकई। तो और आप 11 मंथ शादी चढ़ी, 11 इयर्स नहीं, यानी एक महीना कम, 1 साल शादी चली, बल्कि 7वें महीने में छोड़ के चले गए थे। ओहो सही। बस मैं और जो तीसरी शादी जो 30 इयर्स उनके साथ निभाई है ना, माजरत के साथ एक जिन है मेरे ऊपर, वो मुझे किसी का होने वो तो मैं आऊंगा उन आपके ऊपर आऊंगा। मैं इंजॉय कर रही हूँ कि लोगों के प्रपोजल्स को इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा। और मैं इनकार कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। क्या रेखा को रिश्ते नहीं आते? मुझे भी रिश्ते आते हैं, लेकिन हम अपने हाल में मस्त हैं। जब रेखा शादी करेगी मैं भी कर लूँ, मुझे भी पता है कहीं नहीं। लेकिन फिर भी मैंने, बेटी ने कहा कि मेरे हस्बैंड, उनके हस्बैंड ढूंढ के लाए उसको, इसलिए कि लोगों को बताना था कि रैम्बो साहब जो हैं, उसके अफजल खान नाम है उनका। जी, उनको ढूंढ के लाए। उसका नाम था वहीद। ओहो, मुझे भी शरारत सूझी। इंतकाम लेने का वक्त आ गया। मैंने कहा वहीद, अंधे हो गए हो, नजर नहीं आ रहा, इधर आओ। और वहीद मुराद साहब उस वक्त मौजूद थे वहाँ पर। वो यूं देख रहे हैं मुझे। और उन दिनों अली भाई और जेबा भाभी काम करके आए थे वहां पे, और मनोज कुमार ने बहुत मेहनत की। तो मैंने कहा कि जी यहाँ हमें रहने कौन देगा? उन्होंने कहा यहाँ से आपको निकाल कौन सकता है, आप आए यहाँ काम करें। नए मोड़ पे जिंदगी आ गई, यानी शबाना मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तो मैं अपनी जान से भी बढ़कर चाहता हूँ, और मैंने मेरी जिंदगी में आके 4 चांद लगा दिए। तो मैं देख के अगर हंस पड़ी, अबे तू हंसी है? माइजन मुझे हंसी आ गई, आप मेरे साथ रोमांटिक बातें कर रहे हैं। मुझे कहते थे देखो बेटा, एक्सप्रेशन लाओ, रोमांटिक एक्सप्रेशन लाओ, तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ। मैंने कहा भाईजान आप लड़की हैं। अब तस्लीम फातरी साहब की डेथ हो गई। अब दूसरे, वो पहली शादी थी आपकी? जी नहीं, उससे पहले एक चाह मारी थी। अच्छा, उससे पहले एक चाह मारी थी, चवल मारी थी। चवल मारी थी, ठीक है। यू नो, और वैसे भाईजान कहते थे उनको, बड़ा प्यार करते थे, बड़ा मुझे गाइड करते थे, क्योंकि उनकी माशाल्लाह इतनी डैशिंग पर्सनैलिटी। वो जरा सा जोर से कहते थे सेट पे क्वाइट, तो ऐसे जान निकल जाती थी। वे सब तो सोनिया, हाय वे मन मोनिया, मैं तेरी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। टॉक विद अली अतर के आज एक स्पेशल एपिसोड के साथ आज हम लाहौर में मौजूद हैं, और आज मुझे इस पॉडकास्ट को, जिसके अंदर मैंने आज जिस शख्सियत को बुलाया, बहुत ही जिसे कहना चाहिए ऑनर फील हो रहा है। और ना सिर्फ हमारे पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के अंदर इनके काम को, इनके फ़न को लोग मानते हैं। पाकिस्तान की लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं मैडम निशो। आइए उनसे बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलामु अलैकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम एंड थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। अच्छा, जितना हसीन हम आपको कैमरे में और ख़ास तौर पे टेलीविज़न और फिल्मों में देखते रहे हैं, निजी तौर पे भी माशाल्लाह उतनी ही हसीन नज़र आ रही हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई हसीन आदमी मुझे हसीन कह रहा है तो मुझे इस पर यकीन करना पड़ेगा। ये तो मेरे लिए बहुत ग्रेट कॉम्प्लीमेंट है मैडम जो आपने मुझे दिया। आप जैसी आर्टिस्ट जो जिनके फ़न को, जिनके काम को दुनिया मानती है। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मैडम, हम चाहेंगे आज आप इस पॉडकास्ट के अंदर एक दूसरी नौइयत की कुछ बातें करें, क्योंकि आप इतनी माशाल्लाह मकबूल हैं, आप इतनी ज़्यादा माशाल्लाह पॉपुलर हैं, और बहुत स्टार्टिंग से, यानी आपकी ज़िंदगी को अगर हम देखें तो आपने फिल्मों से स्टार्ट किया, और गालिबन बहुत कम उम्र थी आप जब आपकी पहली फिल्म आई थी। जी, अभी मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आउट नहीं हुआ था, तो मैं आई वाज ऑन आउटडोर शूटिंग, उसकी बाजी फिल्म की शूटिंग कर रही थी। नदीम साहब के साथ थी वो? नदीम साहब के साथ। यानी आपके पहले जो हीरो थे वो नदीम और मोहम्मद अली थे। मोहम्मद अली साहब सुपरस्टार थे, टॉप क्लास स्टार थे वहाँ। ठीक है। और पहली फिल्म के अंदर आप हिट होके माशाल्लाह जी, बिफोर पिक्चर रिलीज मैं आई वाज सुपर हिट, वेरी पॉपुलर इन पब्लिक।
स्पेशली इन स्टूडेंट्स उस दौर के जो थे, ठीक है, बहुत ज्यादा मेरी फैन फॉलोइंग हो गई थी। ठीक। मैम मैं आपसे ऑफ द कैमरा था, जिस तरह से आप शेर व शायरी और गुफ्तगू कर रही हैं, ऑल्दो कि हमें पता है कि आपका बैकग्राउंड जो है आप पंजाब साइड से ही हैं, लेकिन मुझे हैरत हुई कि आपने इंकशाफ किया, जो कि मुझे मेरी लाइल्मी कहूँगा कि मुझे नहीं पता था कि एक्चुअल में आपकी मदर बिलोंग टू दिल्ली, यस, राइट। तो इसका जी। मतलब आपकी जो मदर साइड से हैं, आप उर्दू स्पीकिंग कराने से जी, ताल्लुक है जी, आपका, जी, और जी, आपके जो बिल्कुल, फादर बिल्कुल। थे वो मशरकी पाकिस्तान पटियाला से बिलोंग करते थे। पटियाला से। तो जी। मतलब ये एक तरह से बाप और मदर जी, तो दोनों तरफ से आपको चीजें मैं मिली। पाकिस्तान का जो गुजरात है, मैं वहां पैदा हुई। ठीक है, यानी बचपन आपका वहां से गुजरा। जी। मैडम क्या मतलब कैसे आना हुआ इस इंडस्ट्री के अंदर? कौन था आपका जो फर्स्ट जिसने आपको इनकरेज किया, या आपने देखा उनको और आइडियलाइज करके इस इंडस्ट्री के अंदर आपने कदम रखा? एक्चुअली होता है ना, शमा मैगजीन था एक, वो अक्सर लड़कियां छुपा के ले आती थी, तो अच्छा। उसमें एक्ट्रेसेस को देखती थी, ये उससे मिलती आई, ये वो उससे मिलती आई। हम्म, तो इस तरह मैं भी एक दफा मैगजीन पकड़ा भी गया मेरे बैग हाँ। से, तो फिर मुझे पनिशमेंट हुई। उसको देख देख के ये जी चाहता था कि मैं भी शबनम लगूं, मैं भी रानी जैसी लगूं, मतलब मुझे लोग कहते थे। तो वहां से मतलब एक्टिंग का शौक हुआ मुझे। अच्छा। और एक्टिंग एक ड्रामा साइन किया स्कूल में, मतलब ड्रामे में कास्ट किया मुझे एज अ हीरोइन। और उन्होंने कहा कि भाई ये आपने जिस तरह शमीम आरा फिल्म लाखों में एक में कहती है जोर से, महमूद तुमने जावेद कहना है, मेरी आवाज ही ना निकले, तो उन्होंने कहा कि तुम कभी जिंदगी में अच्छी हीरोइन बन ही नहीं सकती। अच्छा। कभी फिल्मों में आने की कोशिश ना करना या एक्टिंग ना करना। तो बहरहाल मुझे उस ड्रामे की कास्ट से कट कर दिया गया, किसी और लड़की को रखा। तो वो चीज मुझे बहुत ज्यादा हर्ट की। कहते हैं ना कि जो फेलियर होता है वो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो उस फेलियर ने मुझे, ये नहीं कि मैं डिमोरलाइज हो गई या मैं डिसअपॉइंट जरूर हुई, लेकिन उसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस चीज में जो मेरी इंसल्ट हो गई है, मैं उसको किसी तरह सही कर सकूं। ठीक। आप मतलब किसको आइडियलाइज करती थी हीरोइनों में उस वक्त की जो एरा की, चाहे वो पाक व हिंद में थी, जिनको आपको लगता था कि यार मुझे इनके करीब जाना है, मतलब इस जैसा लगना है? इंडियन फिल्म तो कभी देखी नहीं थी। अच्छा। उस वक्त शबनम थी बांग्लादेश में, और रानी थी, उनको देखती थी, या नीलो मेरी फेवरेट थी। अच्छा, मतलब ये आपकी टॉप जो हीरोइंस थी? जी, ये मेरी फेवरेट थी। उनकी नकलें उतारती थी, और जब ट्रांजिस्टर पे गाना लगता था तो मैं वैसी एक्टिंग करती थी, वाकई दरवाजे बंद करके। अच्छा, ये बताएं कि जो उस वक्त के हीरोज थे जो जिनके साथ आपने काम किया, बहुत सी यादें, बहुत सारी बातें होंगी आपके पास, लेकिन अगर हम आपके जो एरा के टॉप हीरोज की बात करें, जिसमें मोहम्मद अली साहब जी, और इसके अलावा नदीम शाहिद, गुलाम मोहिउद्दीन, और किसी वक्त शायद कमाल साहब भी हुआ करते थे। साहब जी, तो उन्होंने भी किया। तो ये सारे लोग बज़ाहिर जैसे हीरो बड़े आमतौर पे फिल्म के अंदर जो है वो बड़े शरीफ और बड़े अच्छे नजर आते हैं, हाँ जी, अपने कैरेक्टर के। तो क्या वैसे ही लोग थे, या उस जिंदगी के अलावा कुछ उनके? बिल्कुल नहीं। देखें, हीरो हीरोइन शरारतें करते थे, एज ग्रुप ऐसा होता है हीरो हीरोइंस का। ऑब्वियसली हीरो बड़े होते हैं एज में, ठीक है, हीरोइन छोटी होती है, तो चांस लेने की तो हर कोई कोशिश करता है ना। हीरो भी हसीन होता है, हीरोइन भी हसीन होती है, तो फिर अल्लाह खैर करे, कहते हैं ना, बस अल्लाह हाथ दे के रख गया, अल्लाह बचाए तो बचाए, वरना हादसा होते देर नहीं लगती। तो जो चांस था, वो किसकी तरफ आपने इशारा किया? कुछ हमें बताएंगे उस वक्त के जो हीरो? वहीद मुराद साहब? नहीं, वहीद मुराद के साथ काम किया, नदीम के साथ काम किया। उस वक्त तो बिल्कुल मैं एक तरह से जवानी की दहलीज पे कदम रख रही थी। तो उसमें अली भाई जो थे, मोहम्मद अली साहब, वो तो हमें फादरली डील करते थे, और भाईजान भी उनको हम कहते थे। और हीरोइन बन के भी आप उनके साथ काम करती थी? हीरोइन बन के भी करते थे, और वैसे भाईजान कहते थे उनको। बड़ा प्यार करते थे, बड़ा मुझे गाइड करते थे, क्योंकि उनकी माशाल्लाह इतनी डैशिंग पर्सनैलिटी। वो जरा सा जोर से कहते थे सेट पे क्वाइट, तो ऐसे जान निकल जाती थी। तो नदीम
वो भी बड़े डिसेंट थे, बहुत अच्छे थे, Polite. पोलाइट, वेरी पोलाइट। ओके। और जो आपकी जो वहीद मुराद साहब, जो चॉकलेटी हीरो, जिनके बारे में आमतौर पे उस जमाने में लोग कहते थे कि लड़कियां उनकी दीवानी थीं और बेहद उनसे, उनको बहुत एडमायर करती थी, मोहब्बत करती थी उनसे, तो उनका कैसा आपके साथ है ना वो पाको हिंद का ऐसा हीरो था कि जो आज भी पॉपुलर है। उनकी वफात को काफी अरसा, काफी साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी उनकी फैन फॉलोइंग है, लोग इनको कॉपी करते हैं और वहीद मुराद एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो इसका मतलब ये कि वैसे तो सारे लोग, आपने सबकी तारीफ करी, लेकिन वहीद मुराद को आप थोड़ा एज देती हैं सारे लोगों में। जी। क्या वजह थी? कि बहुत ज्यादा रोमांटिक ज्यादा थे, सीन बड़ा ऐसा करते थे रोमांस के अंदर कि जैसा लोगों को लगता था कि ये असली सीन चल रहा है? एक तो बड़ा प्रोपोर्शनेट स्ट्रक्चर था उनका। अच्छा। आइज बड़ी अट्रैक्टिव थी, हेयर स्टाइल, स्टाइल में मतलब स्टाइल आइकॉन थे। ओके, ठीक है। और जिस लड़की को प्यार से जरा मुस्कुरा के देखते थे, खातून को, वो रह नहीं सकती थी। जिसकी आंखों में देख लेते थे, या लड़की बाय चांस उसकी आंखों में गौर से देख लेती थी, तो ऐसे लगता था कि बस अब कोई और आंखें मुतासिर नहीं कर सकेंगी। वो क्या किस्सा आपने सुनाया था एक दफा, मैंने आपकी उसमें इंटरव्यू के दरमियान सुना भी था जी, कि वो वहीद मुराद साहब के साथ आप किसी सेट पे थी जी, और जो आपकी कोई जो मुलाजिम थे उनका नाम वहीद था। हाँ, और आप बार बार डांटे जा रही थी। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। डांटे जा रही थी उन्हें? नहीं, एक्चुअली ना मुझे बहुत तंग करते थे। एक दफा मैं घर से ना नाराज होके आई, अपने बहन भाइयों से कोई झगड़ा हो गया होगा, तो आई वाज वरीड और बड़ी अनोइंग मूड में थी मैं। मेरा मूड नहीं था, और गाना था बहुत रोमांटिक। वो गाना था, प्यार करना तो एक इबादत है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं। उन्होंने क्या किया, मेरा दुपट्टा लिया, दुपट्टा लेके घूंघट निकाला। वहीद मुराद साहब ने उन्होंने देखा ना, देखिए साइकोलॉजिकली एक मूड को लेकर आना, गाने के मूड के हिसाब से ना, जो गाने में रिक्वायर्ड था। दुपट्टा लिया, मेरी तरह डिम्पल बनाए, ऐसे ऐसे किया, और वो कहा कि प्लेबैक ऑन हुआ, तो मेरी तरह ऐसे ऐसे उन्होंने लहक के, हाँ, वो परफॉर्मेंस की जो मैं करती थी। बचपना था उस वक्त हंस के बुरा हाल हो गया। कहते चलो आओ अब गाना पिक्चराइज करवाते हैं। वाओ। तो ये चीज हमने देखी हुई है। तो काम में लोग पूरा फोकस करते थे, काम में इन्वॉल्वमेंट होती थी। आजकल तो एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए हैं, और हम अपने काम तक महदूद रखते थे अपने आप को, और काम ही में फोकस करते थे, क्योंकि हम आए ही इसी काम के लिए होते थे। वाकया क्या था वो जो आप बार बार है ना वहीद करके डांट रही थी? हाँ, वो सॉरी, मैं भूल गई। वो ये हुआ कि मुझे कभी मेरा खाना छुपा देते थे कि मेरे साथ, हमारे साथ खाओ बैठ के सब इकट्ठे। कभी मेरा खाना छुपा देना, कभी मेरी कोई अगर विग पहनी हुई है वो मैंने उतार के रखी है, पूरी फॉल जो होती है। अब तो मैं विग नहीं लगाती, दिस आर माय ओन हेयर। वाओ। और तो आपने पकड़ के भी दिखा दिया भाई? पकड़ के भी, हाँ, खींच के दिखाया। इतना जोर से लग रहा है। ठीक है। तो उन्होंने ये किया कि जब मैंने खाना वाना मतलब तंग करना, टीज करना, मैं कभी कभी रो भी पड़ती थी, तो फिर वो सारे चुप कराते थे, सब हंसते थे, सब एंजॉय करते थे। ये एक अलग से एंटरटेनमेंट होती थी। एक दिन ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली एक लड़का आया मेरे पास, काम करने वाला, नहीं, शीशा पानी ये वो जो साथ होते हैं, स्पॉट बॉय समझ लें। जी जी। उसका नाम था वहीद। ओहो, मुझे भी शरारत सूझी। इंतकाम लेने का वक्त आ गया। मैंने कहा, वहीद अंधे हो गए हो, नजर नहीं आ रहा, इधर आओ। और वहीद मुराद साहब उस वक्त मौजूद थे वहां पर। वो यूं देख रहे हैं मुझे। वहीद, मर गए हो कहीं जाके? क्या हुआ तुम्हें? पागल हो गए हो? अरे तुम्हें पागल खाने छोड़ के आऊंगी। तुम काम करने के काबिल नहीं हो, तुम्हारा ध्यान किधर है? इधर आओ, जल्दी आओ, वरना टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। तो आपकी कैसे ना बोलते थे, आपकी क्या मजाल जो आपने इस तरह से बात करी। ठीक है, मैं इसका भी इंतकाम लूंगा। दूसरे दिन वो एक लड़की को ले आए। लड़की को लाके कहते,
भाई जिस को निशो पे गुस्सा है हाँ इस लड़की पे उतारो क्योंकि इसका नाम निशो है। निशो इधर आओ, पगली, बेवकूफ, तुम्हें कुछ पता नहीं, तुम्हें हाँ। एक्टिंग का पता नहीं। हाँ। मैं खामोश। और फिर उसने मुझे निशो के हवाले से इतना सताया, मैंने रोना शुरू कर दिया। तो कहता कि अब मजा आया। फिर डायरेक्टर ने कहा कि भाई साहब जान दो बच्ची है, तुसी ना रहने दो जी, रहने दें। फिर उन्होंने कहा अच्छा अब इस वहीद को अभी छुट्टी कराओ। मैं कहा किस वहीद को छुट्टी कराऊं? मैंने कहा इसी वहीद को छुट्टी कराएं। तो बस फिर इस तरह सेट पे ना मुख्तलिफ बातें होती रहती थी। जब खास तौर पे हम जब आउटडोर जाते थे ना, तो आउटडोर में नीचे बैठे खाना खा रहे हैं, मरी में, स्वात में, एबटाबाद में, तो फिर सारे नीचे बैठे हैं, बारिश आ गई है, तो उसमें हम हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं। वहीद मुझे बहुत तंग करता था, तो मैं कभी कभी बहुत ज्यादा तंग आ जाती थी कि मैंने आइंदा इसके साथ फिल्म नहीं करनी। लेकिन वो फिर मना भी लेता था। अच्छा, इस तरह मोहम्मद अली साहब, वो देखा बेटा, आपने भाई बनाया जी भाई, नहीं भाई सारे बनाया। उनको अली भाई कहते थे। अच्छा, तो हीरोइन को तो ना कहना, मतलब वो आप है ना उनके साथ सिंगिंग के गाने, अपना रोमांटिक है ना गाने गा रही हैं, और है ना ऑफ द सेट जो है कैमरा भाईजान बोल रही हैं। वही बताने जा रही हूँ आपको कि मतलब रोमांटिक सीन है, जैसे एक नए मोड़ पे जिंदगी आ गई, यानी शबाना मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, तो मैं अपनी जान से भी बढ़कर चाहता हूँ, और मैंने मेरी जिंदगी में आके 4 चांद लगा दिए। तो मैं देख के अगर हंस पड़ी, अबे तू हंसी है, भाईजान मुझे हंसी आ गई, आप मेरे साथ रोमांटिक बातें कर रहे हैं। मुझे कहते थे देखो बेटा एक्सप्रेशन लाओ, रोमांटिक एक्सप्रेशन लाओ, तुम लड़की हो मैं लड़का हूँ। मैंने कहा भाईजान आप लड़की हैं। तो इस तरह के ना सेट पे होते रहते थे। शाहिद अपने टेम्परामेंट का था, खलंडरा लड़का था उस वक्त, वाकई बहुत हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग, आपकी तरह। क्या आपने तो और गुलाम शाहिद इतने बड़े स्टार के साथ आपने मिला दी, तो ग्रेट कॉम्प्लीमेंट माशाल्लाह। और आप जैसे अगर शख्सियत के अंदर मेरे लिए तो इसमें कोई शक नहीं है। उसको भी अल्लाह ताला ने बनाया, आपको भी अल्लाह ताला ने बनाया। मखलूक खुदा अल्लाह मियां जिसको चाहे जैसा बना दे, ठीक है। तो हम बड़े मजे करते थे शूटिंग के दौरान ना। अच्छा मैंने एक बात आपसे जरूर करनी थी जी, और वो ये करनी थी कि वो एक गाना था जो कि रंगीला साहब के साथ आपका बड़ा मशहूर हुआ। हाँ जी, सब तू सोनिया हाईवे मन मोनिया। तो मैं तो बड़ा एंजॉय करता हूँ जब कभी मौका मिलता है, टाइम मौसीकी, क्योंकि आप सब तो सोने भी और मनमोने भी हैं इसलिए ना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप खुद बहुत सोनी है। तो मैं ये सोचता था, मैंने कहा यार मैं जरूर इस चीज को सोचता हूँ, जिसने भी डायरेक्ट किया है जी, कि जो सबसे ज्यादा सोनी है वो खुद बोल रही है रंगीला साहब के लिए। तो यही तो मतलब ये क्या है कि सब कुछ सोने हैं। हाँ, इट वाज क्वाइट डिफरेंट। सोनी तो आप लग रही हैं उसमें, और आप है ना रंगीला साहब के लिए गाना गा रही हैं। देखें, फिल्म की टेक्निक और फिल्म की एक थ्योरी है कि आप एक चीज है 90% झूठ, उसमें 1% भी सच हो ना, पॉसिबिलिटी हो, अच्छा कि भाई ये पॉसिबल है, वही चीज हिट होगी। अच्छा, अब एक्चुअली इट वाज अ ड्रीम सॉन्ग, तो ड्रीम में आके, ड्रीम में तो एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है ड्रीम में। तो वो लड़की ने कह दिया कि सब तो सोने, रंगीला साहब को, वहीं से लोगों ने मुझे ड्रीम गर्ल कहना शुरू किया। रंगीला साहब को मैंने कहा वे सब तो सोने, आंख खुलती है तो वो कुछ भी नहीं होता। उसको ये कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं बदसूरत हूँ, तो मुझे सारे कहते हैं कि तू बदसूरत है, मेरी माँ कहती है मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, और जो मेरी महबूबा है उसने भी मुझे कह दिया वे सब तो सोने, तो मैं दुनिया का हसीन तरीन आदमी हूँ। उस लड़की में इन्वॉल्व हो जाता है। एक्चुअली ये जो लड़की होती है रंगीला में, इसका हीरो इसे डॉज दे के चला गया होता है, दूसरी जगह यूरोप चला जाता है, और फिर विलन उसमें इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करता है, कहता है कि शादी कर लिया उसने वहां जाके, तो वो शौक में आ जाती है और उसकी जबान बंद हो जाती है, बोलना बंद कर। तो फिर इस कॉमेडियन को लाते हैं, कहते हैं जी इसको इतना हंसाया जाए फिर ये ठीक है, रिकवर हो जाएगी, रिकवर कर लेगी अपने आप को। तो कॉमेडी रखा था, तो उसने कहा ये मुझे देख के हंसती है, ये तो मुझे चाहती है, मुझे प्यार करती है, मेरे ख्वाबों में आके कहती है वे सब तो सोने। एक छोटी सी आपसे मैं दरख्वास्त अगर करूं, अगर थोड़ा सा आप
एक मुखड़ा ही सुना दें, चाहे इस सॉन्ग का या जो आपको पसंद हो, तो मैं और मेरी जो ऑडियंस है वो बड़ी खुश हो जाएगी आज। चलें ठीक है। आवाज मेरी इतनी सुर में नहीं है, बर्दाश्त कीजिएगा। नहीं। वे सब तो सोनिया आहा हाय वे मन मोनिया, आहा मैं तेरी हो गई, आगे ऊंचा सुर है। थैंक यू ठीक है? थैंक यू। नहीं माशाल्लाह आपने हमारी फरमाइश पूरी की और हमारे जी बिल्कुल सुनने वालों को बिल्कुल। बहुत अच्छा और लगा। ये गाना आप पे सजता भी है, आप वाकई सोने हैं। अरे जज़ाकल्लाह, आपकी बड़ा शुक्र गुजार बनूंगा मैं तो। आप जैसी हस्ती है इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रही है मेरे लिए। अच्छा मैडम, आपने जिस वक्त खैर से अपना एक दौर गुजारा जी, एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा राज किया, आपको लगता है कि पहले की जो फिल्में बना करती थी, आमतौर पे लोग आज की फिल्म इंडस्ट्री जहाँ खड़ी हुई है जी। उससे लोग कहते हैं कि नहीं पहले कोई बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं था और ऊट पटांग किस्म की फिल्में होती थी, स्क्रिप्ट नहीं होता था, कोई इतनी अच्छी प्रोडक्शन नहीं होती थी, तो आर यू एग्री दैट कि आज की जो फिल्में आज के माहौल में बन रही हैं पाकिस्तान में वाकई बहुत बड़ा डिफरेंस है? जबकि मेरे हिसाब से पहले के जो बजट्स थे बड़े लिमिटेड होते थे, आजकल तो खैर बहुत बड़े बजट्स हैं लोगों के पास, कैमराग्राफी बहुत अच्छी हो चुकी है, टेक्निक बड़ी एडवांस है। इनफैक्ट बात ये थी, ज्यादा मसाइल और थोड़े वसाइल में रह के क्रिएटिविटी करते थे, स्क्रिप्ट पे मेहनत की जाती थी, खूबसूरत कहानी जिसका तसलसल हो, लिंक में हो, जिसमें रियलिटी बेस्ड हो, फैमिली ओरिएंटेड फिल्में बनती थी। वल्गैरिटी को बुरा ही समझा जाता था, तो वो फिल्में देखते थे लोग, और उस वक्त के लोग भी कुछ ज्यादा ही मासूम थे। अभी तो मीडिया, सोशल मीडिया इतना वास्ट है कि समझ नहीं आती कि क्या किया जाए। हर खराब खबर, हर बुरी बात, अच्छी बात, अनयूजुअल चीजें, अनयूजुअल मिसहैप्स, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लोग। वो थ्रिल है ना उसमें। अब देखिए कितनी गंदी बात है कि एक बाप ने बेटी को प्रेग्नेंट कर दिया, दादा ने अपनी पोती की इज्जत लूट ली, या भाई बहन आपस में उन्होंने शादी कर ली, ये भी हो रहा है शादी करने का। तो मैं कहती हूँ कि कयामत अनकरीब है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस किस्म के, और देखे जो अल्लाह को याद करने की जगह है मस्जिद, मस्जिद के जो सारे लोग नहीं, मेरे सबके लिए नहीं, जो अक्सर मौलवी क्या कंप्लेंट्स मिलती क्या है, दे रहे हैं, मदरसों से कुछ है ना गलत किस्म के बच्चों के साथ जो है वो चीजें होती हैं जिसकी वजह से निकाल के बेचे जा रहे हैं। बच्चों को इगवा करके, इगवा बराए तावान नहीं तो मार दिया जाता है, एक एक पीस काट के दिया जाता है पेरेंट्स को। अच्छा मैडम, मैं ये भी देख रहा था, मतलब जिस एरा के आप लोगों ने काम किया बड़ा ही उम्दा, बहुत ही शानदार जी। हमारा पाकिस्तान जहाँ जाहिर सी बात है अगर हम देखें तो ये जो खास तौर पे KPK का सूबा है, वहाँ से जबकि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट इंडिया में और पाकिस्तान में भी बहुत उन्होंने अपना नाम पैदा किया, लेकिन जो वहाँ की सोसाइटी, जिस तरह के वहाँ पर लोग बसते हैं, और इस तरह हम बलोचिस्तान को देखते हैं तो वहाँ पर एक डिफरेंट ही माहौल है। तो ले दे के पंजाब और सिंध के अंदर जो है वो आर्ट और आर्टिस्ट जो है उसको मौका मिलता है कि वो अपना फन का मुजाहरा करे। जिस जमाने में आप लोग थे तो आपको लगता है कि बहुत फेनेटिक टाइम था, उसके अंदर जो लोग खास तौर पे इस काम को बहुत इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते थे और उसको एक तरह से बोलते थे कि यार ये नाच गाना और ये जो गवैये टाइप के लोग हैं उनको बहुत बहुत नापसंद किया करते थे, जबकि ये एक आर्ट है जो आप लोगों ने अपने दौर में फन की सूरत में किया। तो आप लोगों को उस वक्त वाकई इतने ज्यादा इन सारी चीजों को फेस करना पड़ती थी, तकलीफें कुछ करना पड़ता था, क्योंकि मुझे भी फिल्मों में आने के लिए अम्मी से मार खानी पड़ी। अच्छा। उन्होंने किचन के हर सामान को बतौर वेपन यूज किया, बेलने से मारा, चिमटों से मारा, चमचों से मारा। फिल्मों में नहीं जाना, नहीं जाना, मार देंगे तुझे, खत्म कर देंगे हम, तुझे जिबा कर देंगे। नहीं, मैं भी आगे छोड़ी, मैं भी बड़ी जिद्दी थी। तो लकीली चांस मिल गया ना इतना अच्छा। फर्स्ट फिल्म में ही डेब्यू फिल्म ही मेरी एज ए हीरोइन विद 2 सुपरस्टार्स उस दौर के। तो उसके बाद रंगीला वाज सेकंड मूवी, और बाजी के सेट पे ही कास्ट किया गया। और दोनों मेरे इकबाल शहजाद जिन्होंने मुझे मेरी डेब्यू फिल्म में जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, उनकी मिसेस भी कॉलेज की प्रोफेसर थी, और वो कहते थे कि हमारी ये शर्त है कि जो भी इसे कास्ट करेगा हमें रिटर्न देगा कि हमसे पहले बाजी की
रिलीज से पहले वो फिल्म रिलीज नहीं होगी। तो मैं ये पूछा था आपसे इससे पहले कि ये जो हमारा माहौल है जी। जो इर्द गिर्द का, इस हवाले से आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसकी पज़िराई नहीं करते थे? जैसे हम हिंदुस्तान में अंदर, इंडिया में देखते हैं आर्टिस्टों को और उस आर्ट को, उस कला को लोग बड़ा बहुत ज्यादा ना समझ लीजिए एहतराम कह लीजिए, और उसको बड़ा बहुत ज्यादा मतलब है ना वो करते हैं, रश की निगाह से देखते हैं और बहुत वहां नहीं पर तो पॉपुलर। यहाँ पर कुछ थोड़ा सा, क्योंकि देखें आर्टिस्ट भी, मजहबन हमारा you are right, जो भी माहौल है आई उसके अंडरस्टैंड। हिसाब से इसको थोड़ा सा दूसरे पराहन में लोग जी, देखते जी। हैं, जैसे कि खुदा ना खास्ता ये बहुत ही बुरा काम है और इसको करने वाले लोग भी बड़े ही खराब समझे जाते हाँ, हैं। और ये इसको 6 साल की बच्ची को रेप कर देने से भी बुरा काम है क्या? ये गुर्दे निकाल के बेचने से भी नहीं, बुरा नहीं, काम ऐसा क्या है नहीं। क्या? किसी के बेटे को अगवा करके कत्ल कर देना, ये भी बुरा काम है। इस बुरे काम को हम फिल्मों में बुरा ही दिखाते हैं, कोई अच्छा इंसान ये काम करते हुए नहीं दिखाते कि उसने किया तो उसको अवार्ड से नवाजा गया, नहीं, उसका अंजाम भी बुरा दिखाते हैं। वो बुराई को प्रमोट नहीं करते, कंडेम करते हैं कि बुराई बुराई चीज है। तो फिर सबक आमोज फिल्में हुई ना, एक मैसेज मिलता है, एक उनको बताया जाता है कि ये चीज गलत है, वो गलत है, और फीमेल का इज्जत का एहतराम किया जाता है, उनको मतलब जो उनका स्टेटस है, उनका लेवल है, उसके मुताबिक। मैं आपको लगता है पहले और अब में कुछ फर्क हुआ? थोड़ा ज्यादा लोग इस चीज को समझते हैं, आर्ट को, फन को, कला को, या भी स्टिल आपको लगता है ये वही नहीं, era है? पहले ये था कि एक्टर लोग एक्टिंग करते थे, हम लोग डांस करते थे या एक्टिंग करते थे या गाना गाते थे, ठीक है, पब्लिक देखती थी। अब पब्लिक ये सारा कुछ कर रही है और हम देखते हैं। रिवर्स हो गया है जी। अच्छा मैडम, अब कुछ मैं चाहूंगा, एक तो हमारा एक अक्सर एक सेगमेंट होता है, उसके अंदर एक सिचुएशन होती है जिसके अंदर आमतौर पे हम अपने जो गेस्ट होते हैं उनसे ये पूछते हैं कि सपोज अगर जैसे मशहूर ज़माना टाइटैनिक शिप हो और आपके पास 2 लाइफ जैकेट हो, एक लाइफ जैकेट तो आप अपने सर्वाइवल के लिए रख लेंगी, अगर दूसरी लाइफ जैकेट अगर आपके पास मौजूद हो तो आप इन 3 में लोगों के नाम लूंगा, उनमें से किस हजरत को देना पसंद करेंगी? पहला नाम आपकी के साथ जिन्होंने काम किया है, मशहूर ज़माना फिल्म स्टार जो हीरो हैं शाहिद साहब, दूसरे नदीम बेग साहब, एंड थर्ड वन इज गुलाम मोइनुद्दीन। आप तीनों के साथ ही आपने माशाल्लाह काम किया। अब ये तीनों लोग डूब रहे हैं पानी में, एक जैकेट आपने अपने लिए तो रख ली, अब ये 3 उम्मीदवार हैं और एक लाइफ जैकेट है, तो आप इन तीनों में से किसको वो जैकेट देना पसंद करेंगी जिससे वो अपनी जान बचा लें? मैं तीसरी जैकेट को अरेंज करूंगी, उन तीनों को जैकेट्स देके खुद डूब जाऊंगी। ये तो आप एक अजीम बात करें, लेकिन आप प्रैक्टिकली आप इसकी तरफ आए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप। अच्छा, नदीम है, मोहम्मद अली, नदीम और शाहिद है। नदीम है, शाहिद है और मोहम्मद, ये तीनों डूब रहे हैं, अब एक लाइफ जैकेट है आपको, आपने इन तीनों में से किसी एक को मुझे देनी। तो तीनों बहुत अजीज हैं। नहीं, वो तो मुझे पता है, वो तो देखें, वो तो बात सही है, लेकिन अब देखें ना, अब ये सवाल की नौइयत है, अब इसमें से किसी एक को चूज करें। हाँ, ये अल्लाह, मुझे, मैं गुलाम मोइनुद्दीन को दे दूंगी। ओए होए, और शाहिद साहब और नदीम साहब को डूबने वो देंगे? उसी जैकेट के अंदर घुस जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब गुलाम मोइनुद्दीन साहब को आप वैसे तो आपने कह दिया कि आप तीनों के साथ कोई देंगे, लेकिन थोड़ा आप उनको ज्यादा इनके साथ अटैच हैं। इज वेरी नाइस पर्सन। शाहिद भी बहुत अच्छे हैं, तो एक जैकेट का और इंतजाम करके शाहिद को दे देंगे, और नदीम को मैं कहूंगी चले आए स्विमिंग करके बाहर निकलते हैं। अच्छा, अब आप लोगों की जो लोग आपके साथ हैं उनके साथ गेट टुगेदरिंग होती है? जैसे शाहिद साहब हैं, गुलाम मोइनुद्दीन जो हैं, किसी ओकेजन पे मिलते हैं और ओकेजनली मिलते हैं। पहले था कि कमाल के घर में ऐसा ना पार्टीज होती थी, वही मैं पूछना चाह तो रहा हूं। उनकी मिसेज, उनका सारा फैमिली बहुत बड़े सोशल थे, और खास तौर पे जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे उनके यहाँ हम लोग पार्टी करते थे, खाते पीते थे, तंबोला खेलते थे, काफी इंजॉयमेंट होती थी। अब अली साहब के भी जिनको आप बता रही थी कि मोहम्मद अली साहब, वो भी काफी करते थे पार्टी वगैरह, अपने घरों में बुलाते थे, ऑफ एंड ऑन करते रहते थे वो भी। अच्छा, मोहम्मद अली साहब के बारे में ये कहते हैं, मकसद अक्सर सुनने को मिलता है, वो जो उनकी जो अहलिया हैं, ज़ेबा भाभी जो है, उनके बारे में भी कहते थे कि अली साहब इतने ज्यादा सखी आदमी थे और इस दर्जे के थे कि उन्होंने कहा था कि अगर ये घर मैं नहीं बचाती तो उन्होंने ये भी दे देना था किसी को। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही सखी थे। इस तरह का उनका माशाअल्लाह बहुत अच्छी नेचर के आदमी थे, बड़े लविंग थे, बड़े और लोगों के हमदर्दी कफालत करते थे बहुत लोगों की। जी जी जी,
जेनरसिटी हमने उनकी खुद देखी है। इज अ वेरी नाइस जनरस पर्सन। माशाल्लाह। और करते थे बहुत हैं? जी बिल्कुल करते थे। और ये बात सही है जो उनके मुतालिक उन्होंने ज़ेबा भाभी ने कही? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो खुद भी बड़ी अच्छी है, ज़ेबा भाभी भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन क्यों नहीं नजर आती वो? अब कोई काम में, मीडिया में क्यों नहीं नजर आती? बस वो अपने बच्चों में बिजी रहती हैं, कुछ ऐसा है कि बस आराम तलब हो गई हैं, एक्टिविटी कम होती है उनकी। और ये जो गुलाम मोहिउद्दीन जिनका आपने बताया, ये भी नहीं आते? क्या वजह, कोई काम नहीं मिलता इन आर्टिस्टों को, या फिर क्या वजह है? अब इन्होंने देखिए उस लेवल का काम तो अब नहीं है, अगर है तो वो कराची है। तो बाकी ये ऐरे गैरे रोल हम खुद नहीं करना चाहते। जिस डिग्निटी से हमने काम किया, जिस लेवल पे जाके काम किया, जो हमारी फैन फॉलोइंग थी, कुछ आर्टिस्टों ने अपने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए। चले, वो तो हर आदमी ने अपना एक बना, लेकिन आज अगर कोई एक अच्छा स्क्रिप्ट आपको मिलता है, एक अच्छी फिल्म की ऑफर होती है, जी जी जी, तो बिल्कुल आप लोग करने के लिए, क्योंकि आपने तो अपने वक्त के अंदर इतना जबरदस्त काम किया हुआ है। हाँ मैंने किए भी हैं। फिल्म बाजी फिल्म की थी मेरी अभी लास्ट, साकिब मलिक की, बहुत अच्छी फिल्म बनाई, बहुत अच्छा डायरेक्टर है साहब साकिब मलिक। तो प्रोडक्शन बहुत अच्छी थी, बड़ा वी रियली एंजॉयड अ लॉट। अच्छा, आजकल के जो फिल्में बन रही हैं, जैसे अभी एक लेटेस्ट फिल्म बनी थी, समझ लीजिए वही पुरानी फिल्म मौला जट का ही एक रीमिक्स कहूंगा, या मैं उसको दोबारा से उन्होंने आजकल के दौर में आजकल के आर्टिस्टों के साथ किया। मुतमईन है अगर आप कंपैरिजन करें उस दौर की मौला जट और जो करंट अभी बनी थी? देखें, ये जो अभी की मौला जट थी, फुल उसमें बहुत पैसा लगा था और लगता था कि आज के दौर की फिल्म है, लेकिन उसमें कई चीजें ना रियल नहीं लगी। अच्छा, मैच नहीं की उसके साथ ना पुरानी वाली मौला जट से। और पुरानी वाली मौला जट में जो सादगी थी वो उसकी क्वालिटी बन गई। ठीक है, जैसे हीरोइन ने खाली बालियां पहनी है, प्लेन दुपट्टा है, प्लेन लाचा है और गाना गा रही है। उसमें जो प्रोड्यूसर ने बताया था, सरवर भट्टी ने, कि मेरे पास पैसे नहीं थे ज्यादा कि मैं ग्लैमराइज कर सकूं हीरोइन के लिए, अच्छा सेट, अच्छा ये वो फला। देखो एक मैं देखें जिस भी पॉडकास्ट में जाती हूँ, किसी बड़े प्रोग्राम में, जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम, मज़ाकरात में गई, फेसबुक में गई, वो जबरदस्त वसी शाह के प्रोग्राम में गई, जितने भी प्रोग्राम से मैं शोज में मैं जाती हूँ, बिल्कुल, तो मैंने अपनी फिल्म ओरिएंटेड जो मेरी पर्सनैलिटी है, फिल्म को ही मैंने हाईलाइट किया है, क्योंकि हमारा तारुफ वो है और हम लोग फिल्म से ही जाने पहचाने जाते हैं। तो मैंने कभी कॉम्प्लेक्स ये नहीं किया जी मैं फिलोसफर लगूं, मैं सिंपल लगूं, मैं बड़ी, मतलब एक सोफिस्टिकेटेडली हम तैयार होते हैं और अपने आप को ग्लैमराइज करते हैं। अच्छा, देखिए कुछ लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा नहीं है, हमारे ये वतन पाकिस्तान, हमें से बहुत मोहब्बत है और जाहिर सी बात है, लेकिन लोग कहते हैं कि जिस आर्ट और जिस कला के अंदर, जैसे आप हैं और दूसरे जो सिंगर्स होते हैं, गायक होते हैं, उनको वो पजीराई नहीं मिलती पाकिस्तान में जो इंडिया में मिलती है। तो अगर निशो बेगम इंडिया में होती तो आपको लगता है कि निशो बेगम उतना ही मान सम्मान जो इधर मिल रहा है मिलता आपको, या उससे कहीं ज्यादा इंडिया वाले आपका करते हैं? ये एक्सपीरियंस हुआ नहीं और ना करना चाहते हैं। वी आर वेरी पेट्रियोटिक, अपने वतन से प्यार करते हैं। यहाँ हम जो मिल रहा है हमारे लिए वो बहुत ज्यादा है। हम दूसरे को नहीं देखते कि वो क्या कर रहा है और वहाँ क्या हो रहा है। हम चाहेंगे अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपने कल्चर की बात करें, अपनी फिल्मों की बात करें और अपनी ही मुल्क में रहें और अपने पाकिस्तानी कहलाएं। आपको कोई उस वक्त, जिस वक्त आप फिल्में माशाल्लाह आप अपनी पीक पे थी, तो आपको, जैसे कि आजकल की अक्सर हीरोइन बोलती हैं कि हमें ऑफर्स आती हैं इंडिया से और फलाना से, हम काम नहीं करते, ऐसे आपको उस दौर के अंदर कभी ऑफर्स वगैरह आई थी काम करने की इंडिया से? जी, मुझे वो कौन से अख्तर हैं, जावेद अख्तर, जावेद अख्तर, जी वो तो आजकल वैसे ही बड़े है ना, वो आए नहीं उस वक्त तो नहीं, हमें नहीं पता था ये कैसी हैं, कौन है, मुतनाज़ा बने हुए आजकल, तनाज़ा है, मुतनाज़ा पर्सनालिटी है, कंट्रोवर्शियल, बिल्कुल कंट्रोवर्शियल। तो निदा फाजली मेरे जेठ थे, जो शायर है ना वहाँ के, वो थे, क्योंकि वो तस्लीम फाजली के बड़े भाई थे, तो उन दिनों उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने, और मनोज कुमार ने बहुत मिन्नत की, तो मैंने कहा कि जी यहाँ हमें रहने कौन देगा। उन्होंने कहा यहाँ से आपको निकाल कौन सकता है, आप आए यहाँ काम करें,
हमारे सर ये आंखों पर मनोज कुमार साहब ने बोला। मनोज कुमार ने बाखुदा कहा था। और उन दिनों अली भाई और जेबा भाभी काम करके आए थे वहां पे। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना। लेकिन क्यों? इसलिए कि अपने पेरेंट्स से जब माइग्रेट करके आए मुहाजिर बन के काफले के साथ जो आए, जो ये तनाजात थे और लड़ाई झगड़े, बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी बड़ी ट्रेनें कटी हैं और बड़े लाशें, वो बचपन में वो कहानियां सुन के ना वो सुनाते थे, हमारा वो कत्ल हो गया, वो शहीद हो गया, वो शहीद हो गया। तो एक अंदर ना उनके खिलाफ नफरत ने जन्म ले लिया था कि ये लोग अच्छे नहीं, यहाँ हमारे इतने जो बुजुर्ग थे वो शहीद हो गए। वो सारे वाकयात ने एक जहन पे ऐसा असर डाला। अच्छा, मैं आप माशाल्लाह देख रहा हूँ आज भी आपका हुस्न उसी तरीके से दिलकश हुआ है और उसी तरह अच्छा, माशाल्लाह आप खुद भी माशाल्लाह, यू आर वेरी हैंडसम, गुड लुकिंग, अनडाउटेडली माशाल्लाह आपकी करम नवाजी है। और लेकिन मुझे कहीं से लगती नहीं है आप जो आपकी जो डॉटर हैं साहिबा के जैसे आप उनकी मदर हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कोई बड़ी बहन बैठी हुई मेरे सामने। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या खाएंगे आप? आज आपको मैं खाने पे ले जाऊंगी। नहीं वाकई आप क्या करती क्या है इस सारी चीज के लिए? क्या आप डाइटिंग करती हैं, कोई आप योगा करती हैं या कोई आप एक्सरसाइज करती हैं? कुछ हमारे ऑडियंस को बताएं। मैं सब्र करती हूँ। अच्छा जी। बाकी ये है, सब्र से वेट कंट्रोल हो जाता है? कंट्रोल होता है। लोगों की बातें दिल पे लगाने की बजाय सब्र करें, अच्छा, बर्दाश्त करें, दरगुजर करें। अच्छा, और अपने रब से मांगे और अपने रब से लौ लगाए। अच्छा, लेकिन कुछ अंदर की तो बात बताएं। अंदर की बात ये है कि खाने में थोड़ी एहतियात। अच्छा, कुछ चीजें मैंने छोड़ दी है, चीनी कम कर दी है। कार्बोहाइड्रेट से बचें। नहीं, देसी घी खाती हूँ। ओहो, वंस इन अ वीक देसी घी। आमतौर पर लोग ये रोटी और जिसे चावल है ना कार्बोहाइड्रेट, इससे लोग कार्बोहाइड्रेट से बचते हैं तो उनका वजन ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं प्रोटीन लें आप, जितना ज्यादा आप प्रोटीन लेंगे। जान है तो जहान। अच्छा, ये सजाएं वहां जाके तो मिलनी है, अल्लाह माफ करने वाला है। ये दुनिया में क्यों सजा भुगते हैं? वाई? अच्छा, अपने अंदर जो एनर्जी भी होनी चाहिए और एक एनर्जेटिक होना चाहिए बंदे को ना। वो तो है आप माशाल्लाह। तो वो फिर है ना, एक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल है, एनर्जी लेवल पूरा रखें अपना। सही। अच्छा, मुझे मैं भी देख रहा था जैसे इंडिया के अंदर एक बहुत मशहूर हीरोइन रेखा है, उनके बड़े शादियों के चर्चे रहे। इसी तरीके से पाकिस्तान में जो निशो मैडम है उनकी भी बड़ी शादियों के चर्चे रहे। तो ये ज़ाती नौयत का जरूर सवाल है, लेकिन मैं अपने ऑडियंस के लिए जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या आपने भी उनके बराबर शादियां की हैं जितनी उन्होंने की, और उनके भी कुछ हस्बैंड्स के साथ नहीं बनी कभी भी? पता नहीं क्या हुआ, ऐसी बात नहीं। कुछ आप लोगों के दरमियान काफी मुताबिकत मुझे नजर आ रही है। ऐसी बात नहीं है, ये किस्मत की बात होती है। तो मैंने 3 शादियां की और मैंने खुलूसे दिल से की और निभाने की कोशिश की, और मैंने जितनी शौहर की खिदमत हो सकती थी, अच्छा, ससुराल वालों की शौहर की खिदमत की। अब तस्लीम फातली साहब की डेथ हो गई। अब दूसरे वो पहली शादी थी आपकी? जी नहीं, उससे पहले एक चाहमारी थी। अच्छा, उससे पहले एक चाहमारी थी, चवल मारी थी। चवल मारी ठीक है। यू नो, इन पंजाबी व्हाट इज चवल मारना? ठीक है, मैं समझ गया, आई गॉट इट। स्टुपिडिटी। हां, आई गॉट इट, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपने नाम बताया तस्लीम फातली, जो इस मुल्क के शानदार शायर थे और हर साल का सॉन्ग राइटर का अच्छा अवार्ड उन्हीं को मिलता था। उनके भाई निदा फाजली इंडिया में बहुत बड़े शायर हैं माशाल्लाह, और बहुत अच्छे गीत और गाने और शायरी करते हैं। उनसे औलादें हैं आपकी? जी, एक बेटी है। एक बेटी है, हाँ जी, ठीक है। और ये जो थर्ड शादी थी जिनके हवाले से बड़ा आप वायरल हुई, स्पेशली जो साहिबा के जो फादर थे। नहीं, वो आप मिक्स कर रहे हैं। जो ये मेरी ये शादी, लास्ट शादी 30 इयर्स चली है, ठीक है। और पहली शादी तो चवल थी जो बच गई, गलती होगी ना, बचपना था। 18-19 साल की उम्र में शादी की और माँ बन गई। वो बस उनसे तो कोई औलाद नहीं है? उनसे है ना साहिबा आप। ओहो सही, बस मैं और जो तीसरी शादी जो 30 इयर्स उनके साथ निभाई है ना, माजरत के साथ एक जिन है मेरे ऊपर, वो मुझे किसी का होने वो तो मैं आऊंगा आपके ऊपर आऊंगा, मैं उस बात पे तो आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्लीज
हाँ जी। थोड़ा सा मुझे इस चीज को कवर अप करने दें, उसके बाद फिर हम इस तरफ भी आएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा था, ये इतना वायरल हुआ ये आपका जो क्लिप था, और पर्सनली मैंने भी देखा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि एकदम से वो एंट्री होती है और आप एज अ सिंगल पेरेंट की हैसियत से आपने इतना कुछ स्ट्रगल किया उनके लिए, जी। और फिर एकदम से वो हजरत सामने आते हैं और फिर बड़ी सिंपैथी मिलती है उनको भी और साहिबा को भी कि ये मेरे फादर। लेकिन मतलब एक रोल जो एक फादर का होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, जो बच्चों की सारी स्कूलिंग से लेके कॉलेज और उनके जो भी अखराजात होते हैं, वो तो बिल्कुल उस सारे चीज में सीन में कहीं भी नहीं है। मुझे भी पता है कहीं नहीं, लेकिन फिर भी मैंने, बेटी ने कहा कि मेरे हस्बैंड, उनके हस्बैंड ढूंढ के लाए उसको, इसलिए कि लोगों को बताना था कि रैम्बो साहब जो हैं, उसके ढूंढ अफजल के लाए। खान नाम है हाँ उनका। जी, उनको ढूंढ के लाए और फिर बताया लोगों को, ये इनका पहला हस्बैंड है, ये साहिबा के वालिद हैं। तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने कहा बेटी, मेरा तो इनसे रिश्ता नहीं, तुम्हारा रिश्ता है। तुम ऐसा करो कि अब ये नीडी है, पहले ग्रीडी था, अब नीडी है। अब इसका तुम्हारा बाप है, इसकी रिस्पेक्ट करो, इसकी दवाइयों के पैसे, इसको हालात खराब हैं, तो पहले तो वो मेरी गाड़ी शाड़ी ये वो चीजें ले गया था ना। नहीं करें बाखुदा, अल्लाह की कसम, घर का सामान, शूटिंग की विगें, साड़ियां। किस टाइप की शख्स थे यार वाकई। और आप 11 मंथ शादी चढ़ी, 11 years नहीं, यानी एक महीना कम, 1 साल शादी चली, बल्कि 7वें महीने में छोड़ के चले गए थे। तो अब वो अगर आप बार बार कुरेद रहे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। वो पहली शादी थी जो नाकाम हो गई इस वजह से। अब चीजें भी ले जाए, गाड़ी भी ले जाए, सोना भी ले जाए, कुछ नहीं, लेकिन अगर बेटी ले जाता तो मैं पागल ही हो जाती ना। एक एक पल मेरा कांटों पे गुजरता। सही बात। अच्छा, जो बाकी औलादें हैं, उन औलादों को छोड़े, मेरी बात करो हुजूर, अगली शादी की बात करें। अगली बातें आपकी करते हैं। अब मुझे ये बताइए, आप जैसे मैंने उनसे रेखा के हवाले से आपसे बात करी थी, आपके दरमियान बड़ा ये वो है कि माशाल्लाह आप लोगों ने शादियां भी की हैं। जी जी। और आपके अभी स्टिल बड़े चर्चे हैं शादियों के। और जैसे कि हम देखते हैं कि मशहूर आर्टिस्ट हैं, समीना अहमद हैं, और दूसरी और उनके भी माशाल्लाह हम देखते हैं, अंजुमन है, बुशरा अंसारी उन्होंने करी। एक और है, पता नहीं क्या नाम है, टीवी के आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी अभी तो आपकी भी इस हवाले से बड़ी खबर जो है बड़ी गर्म है। कुछ कहते हैं निशो जो है उन्होंने कर ली है, लेकिन वो एतराफ नहीं करती मीडिया पे आके, और कुछ कहते हैं कि नहीं भी अभी रिश्ते उनको समझ नहीं आ रहे। किससे की है मुझे भी बताएं, मैं देखूं तो सही वो कौन है। वो तो आप बताएंगे ना, कि आपने तो आप बताएंगे, एक खबर है। हाँ। अब उस खबर की तस्दीक आपने करनी है, वो खबर ही है या इसमें कोई हकीकत मैं है? इंजॉय कर रही हूँ कि लोगों के प्रपोजल्स को इंजॉय कर रही हूँ। अच्छा। और मैं इनकार कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, इसलिए कि मैं एक अपनी लाइक ए क्वीन जिंदगी गुजार रही हूँ, अपनी मर्जी की मालिक हूँ। मैं अननेसेसरी को इम्पोज करके किसी को, मैं अंडर स्ट्रेस नहीं आना चाहती। लेकिन बुरे वक्त को कोई नहीं टाल सकता, अगर हो गई तो व्हाट कैन आई डू। ये तो अल्लाह के काम है ना, अगर मेरी किस्मत में लिखी हुई है तो लोग, वही बात है ना कि चाइल्ड अब्यूज हो रहे हैं, बच्चों को अगवा करके कत्ल किया जा रहा है, सास ने, ससुर ने बहू को प्रेग्नेंट कर दिया, बहन भाई की शादी हो गई, माँ बेटे की शादी हो गई, ये सारा कुछ हो रहा है ना, लेकिन एक्टिंग खराब चीज है। हाँ, मतलब वो एक ये डिलेमा है हमारी सोसाइटी का। इससे कंपैरिजन करें तो इसी तरह शादी करना तो कोई बुरी बात नहीं है। सऊदीया में एक औरत की 10 शादियां हो जाती हैं, निकाह होते हैं। 4 तो रखते ही हैं वो लोग निकाह। 4 वो रखते हैं। औरत की भी अगर बेवा हो गई है, डिवोर्स हो गई है, तो फौरन शादी कर लेती हैं। सही बात। और हमारे निकाह कोई बुरा समझा जाता है? ये बात सही कहा, निकाह तो बिल्कुल, ये आप जरा गौर करें ना इस बात पे। इस्लाम तो आप बिल्कुल, आपको राइट है, आप किसी उम्र में भी कर सकते हैं, आप किसी उम्र में भी कर सकते हैं। आपने कोई उम्र की कैद तो नहीं की इस्लाम ने कि इस उम्र की खवातीन है ना करें और इसके अलावा नहीं करें। ये कुरान पाक में है, जब चाहे जिस उम्र में चाहे औरत शादी कर सकती है। तो मैं करके दिखाऊंगी।
नहीं, तस्दीक तो कहना अभी तक हुई है नहीं हुई, क्योंकि खबर नहीं, गर्म हुई भी आपकी। बाखुदा नहीं हुई, अल्लाह अभी की तक नहीं हुई, लेकिन रिश्ते आना शुरू हो गए। शुरू बंद ही नहीं हुए। अभी तक रिश्ते आना बंद ही नहीं हुए। हाँ, तो आपको मतलब क्या रेखा को रिश्ते नहीं आते? मुझे भी रिश्ते आते हैं, लेकिन हम अपने हाल में मस्त हैं। जब रेखा शादी करेगी मैं भी कर लूंगी। अच्छा अच्छा, बच्चों को तो कोई एतराज नहीं है इन लोगों नहीं, को आपके? नहीं, वो ये तो कहते हैं कि बाइकाट कर देंगे वो अगर आपने चाहते शादी हैं- की तो हम लोग है ना नहीं, आपसे नहीं, आपसे नहीं, मिलेंगे not नहीं या at all. बाइकाट करेंगे नहीं, आपको? नहीं, बाखुदा नहीं। वो अच्छा। कहते हैं कि अम्मी आप वो करें जो आपको अच्छा लगता है। बेटे ने भी कहा है कि अम्मी निकाह करना तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन खच्चे ना मारिएगा कभी भी। ये क्या होता है, जरा कुछ थोड़ा सा मुझे। इसको कहते हैं, इसको कराची की जुबान में कुछ कहते हैं। अच्छा, कुछ कहते हैं इसको भी। तो यानी कि बेवकूफी मत कीजिएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, बर्न नहीं कीजिएगा। बर्न नहीं कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ जी आपसे, मतलब बड़ी ही आज मुझे एक ऐसी चीज मिली जिसके अंदर मुझे बड़ा मजा आया आपके साथ, आपकी उस तमाम चीजों के ऊपर जो जिस पे गुफ्तगू हमने आज करनी थी वो करी भी, और बड़ा ही मजा आया हमें आपके साथ गुफ्तगू करके, और आई रियली एंजॉय लॉट। और जितनी आप माशाल्लाह एनर्जेटिक नजर आती उतनी ही हमें नजर आई माशाल्लाह, और हर तरह से माशाल्लाह आपने बातें भी करी और गुफ्तगू भी की। कोई ऑडियंस के लिए मैडम मैं ये जरूर चाहूंगा, कोई ऐसी बात जो आप हमारे ऑडियंस के लिए करना चाहें, एक अच्छा सा एक मैसेज जिसको वो देखें और सुने, उनको अच्छा लगे। मैसेज मैं यही दूंगी कि जैसे कायदे आज़म साहब ने कहा है, काम काम और काम। अपने आप को बिजी रखिए, नेगेटिव बातों की तरफ मत जाइए, पॉजिटिविटी रखें अपनी सोच में, अपने अमल में। कहते हैं कि जब अमल बिगड़ता है तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जब सोच बिगड़ जाती है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। अपने आप को एक पॉजिटिव वे में जिंदगी गुजारिए, लाइफ को एंजॉय किए। देखिए, परवरदिगार आपको नवाजता है, नेमतें देता है। बेशक वो नेमतें आपको देता है, टेंशन आप दूसरे की ज़हन में डाले हुए हैं। जो वो टेंशन डाल रहे हो ज़हन में, उसकी जगह आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कितनी अच्छी बात है। आपके चेहरे का हुस्न निखर आएगा, आप खूबसूरत लगेंगे। तो ये सिर्फ कहूंगी कि नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिसके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो आप घबराए ना, अपने काम में अपने हाल में मस्त रहिए, एंजॉय योर लाइफ। जिंदगी बार बार नहीं आती, तो ये पॉजिटिव सोच है। और किसी के साथ नेकी करें, भला करें, किसी के काम आए, अपने दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, और दूसरों की बातें ना सुने, सिर्फ वो करें जो आपको अच्छा लगता है। मैडम बहुत मजा आया मुझे, और अगर वक्त की तंगी नहीं होती तो मैं इस नशिश को और बढ़ाता। मैं तहे दिल से आपका बहुत मशकूर भी हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए वक्त निकाला और इस शो को 4 चांद लगा दिए। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल शो। आई रियली एंजॉयड, और बड़ा अच्छा लगा। अच्छी अच्छी बातें, दिल की बातें आपने खुर्च के निकालने बड़ा कोशिश करें, लेकिन माशाल्लाह आप जैसे जो आर्टिस्ट होते हैं उनके बारे में ऑडियंस लोग जानना चाहते हैं जी, और ये उसी के लिए तो मैंने 1 to all सारी बातें बता दी हैं, बढ़ा चढ़ा के। चले, अल्लाह आपको हमेशा सेहत के साथ जिंदगी, अल्लाह ताला जैसे आप नजर आती हैं ऐसी आगे भी रहें हमारे लिए। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी गेस्ट मैडम निशो। उम्मीद है आज का पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।